नमस्ते। आज सुबह मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें चंद्रपुर में शाहपुर जी पालन जी के 2000 के करीब वर्कर्स पूरे एक जगह पे इकट्ठा हो गए थे और उनकी कंप्लेंट थी कि उनकी सैलरी नहीं मिली। और शाहपुर जी पालन जी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मतलब इंडिया की पहली 5-6 कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर गिने तो उसमें शाहपुर जी पालन जी आएगी। तो उसके बावजूद भी और उनका चंद्रपुर में मतलब पावर प्लांट ही होगा, चंद्रपुर इज़ फेमस फॉर पावर प्लांट, तो नहीं दे पाए। तो लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि इतनी बड़ी कंपनी पेमेंट क्यों नहीं दे पा रही। तो मेरे को लगा कि एक पॉइंट मैं सबको क्लियर कर लूँ कि हाउ कंस्ट्रक्शन बिजनेस गोज, हाउ द सैलरी स्ट्रक्चर इज। तो मैं एक थोड़े टाइम में समझाना चाहूँगा। जैसे कि कोई भी प्लांट, बड़ा प्लांट आता है, जब कोई पावर प्लांट आता है, कोई रिफाइनरी आती है, कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है, तब जो भी इन्वेस्टर है, जो भी उसके ओनर्स है, जैसे रिलायंस हो गए, केन इंडिया हो गया, या HPCL, IOCL जो भी है, या गवर्नमेंट है, या पावर प्लांट वाली बड़ी बड़ी कंपनी है, तो वो पहले क्या करती है, ठीक है, उनके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं होती, सिर्फ पैसा है उनका। टेक्नोलॉजी नहीं होती है, मैन पावर नहीं होते, रिसोर्सेस नहीं होते, फिर वो इंटरनेशनल बिडिंग करते हैं। तो इंटरनेशनल में बड़े बड़े प्लेयर्स है, जिसमें कोरिया के सैमसंग है, हुंडई है, चाइनीज की सेप्को कंपनी है, और भी है। रिफाइनरीज के लिए अलग है, सेक्टर में अलग है, पावर सेक्टर में अलग है। इंडिया में भी लार्सन एंड टुब्रो है, पहले भी पुंजलट जैसी कंपनी भी थी जो अभी आज नहीं रही, मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं रही। तो वो इंटरनेशनल बिडिंग में ये सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और ये लोग वो कॉन्ट्रैक्ट EPC ए पार्ट ऑफ द, मतलब पूरा कंपनी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जनरली नहीं देते, तो एक पार्ट ऑफ द उनको देते, एक पार्ट इसको देंगे। रिफाइनरी में ऐसा होता है, कोई छोटा प्लांट होगा तो पूरा किसी को दे देंगे। लेकिन अभी ये EPC जब पिक्चर में आती है, ये बड़ी कंपनियां जिसमें जो मैंने बोली, उनके पास भी बड़ा फोर्स होता है। लेकिन उनके पास फोर्स किस तरह का होता है, उनके पास डिजाइन डिपार्टमेंट होता है जिसमें हजारों इंजीनियर्स काम करते हैं। देन उनके पास मैनेजमेंट का बड़ा स्टाफ होता है जो जो प्लानिंग करेंगे, मैनेज करेंगे, हाउ द प्रोजेक्ट कैसे होगा, ये सब उनके पास होता है। लेकिन उनके पास भी जो एक्चुअल काम करने वाले वर्कर्स है वो नहीं है। वर्कर स्टाफ जो है वो कोई नहीं रखना चाहता। क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि उसके पीछे काफ़ी जिम्मेदारी होती है, वर्कर्स के काफ़ी इशू होते हैं। उसमें वर्कर्स का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी रेगुलेशंस है, प्लस वर्कर्स एक इंडिविजुअल आदमी है, उसके खुद के पर्सनल इश्यूज काफ़ी होते हैं, उसको हैंडल करना पड़ता है। तो ये सब हेडेक ये लोग कंपनी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। तो ये बाद में फिर ये सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये वापस दूसरे किसी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो लोग भी ठीक ठाक ही रहते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्ट बोले जाते हैं। उसमें ज़्यादातर लेबर रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सप्लाई मटेरियल भी उनको दिया जाता है। तो ये कंपनियों की रेंज होती है अराउंड 50 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, और कुछ कुछ कंपनी 2000-3000 करोड़ की भी है इसमें भी। तो लेकिन मेजॉरिटी सेक्टर इसमें आता है। लेकिन अभी मैं एग्जांपल के तौर पे दूं तो समझो EPC कंपनीज को अगर कोई 5000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसमें उनका ऑलमोस्ट 4 से 4500 करोड़, 4500 करोड़ के आसपास का वैल्यू जो होगा वो सिर्फ मटेरियल सप्लाई का होगा। जो मटेरियल, अलग अलग मटेरियल लगेगा, डिजाइन लगेगी, इक्विपमेंट्स लगेंगे, वो कहीं से भी दुनिया से लाएंगे, डिजाइन करेंगे और वो सप्लाई करेंगे। एग्जीक्यूशन करने के लिए ये डिपेंड करती है इन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स ये सब पूरा मैन पावर जो एग्जीक्यूशन करनी है उसका अरेंजमेंट करते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स का हिसाब कैसे होता है जब ये लोग उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं? समझो मैंने अभी 5000 का एग्जांपल बताया, 5000 करोड़ का, तो ये 500 करोड़ में उनको मालूम है कि कितना लेबर का सैलरी जाएगा, कितना क्रेन्स लगेगी, कितना उनका एकोमोडेशन का खर्चा आएगा, कितना रहने का खर्चा आएगा। ये वो EPC कंपनीज को भी पता है क्योंकि सालों सेव कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी पता है। तो उसका पूरा कैलकुलेशन होता है, हिसाब होता है, और उस हिसाब के ऊपर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। भले ये लिखा नहीं रहता इसके ऊपर कि कितना खर्चा कौन सी चीज के ऊपर है, लेकिन कितनी मैन पावर लगेगी ये बहुत बार अंदाज से लिखा हुआ भी रहता है, और आइडिया भी दी रहती है कि इसके ऊपर भी लगे कम भी लगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की है। तो होता यह है कि ऑलमोस्ट उसको समझो 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो उसमें से एक 7%, 6-7% छोड़ के बाकी का पूरा खर्चा क्लियर रहता है। उसमें सैलरी कितना जाएगा और बाकी का अकोमोडेशन और बाकी में कितना जाएगा। तो अभी प्रॉब्लम कब आती है? जो ऐसी सिचुएशन तो बहुत रेयर है, जो अभी ये लॉकडाउन का सिचुएशन आया, ये कोविड का सिचुएशन आया, बहुत रेयर है, तो इसके ऊपर सोचा नहीं होता है किसी ने कि ये खर्चा कोई ऐड नहीं करता है। क्यों नहीं ऐड करता है? क्योंकि जो ये खर्चा ऐड करेगा वो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग
वो खर्चा ऐड करेंगे, ये सोचेंगे कि भाई 2 महीना काम नहीं चलने वाला है तो 2 महीने का सैलरी हम लोग ऐड कर ले, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका बीड ही वैलिडेट नहीं बोलेगा, बोलेगा पागल है इतना पैसा कोट कर रहे हैं। तो और लेकिन ये बड़ी कंपनियां जब कॉन्ट्रैक्ट देती है उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाल देते हैं, कुछ भी हो, फोर्स मेजर हो, नेचुरल कैलमिनिटीज आए, कुछ भी आए, तो ये जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में रहते। अभी ऑफकोर्स उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो मेन कंपनी है, जैसे मैंने आपको बोला, जो ओनर है, जो जिसका फाइनेंस है, वो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीज लिख देता है, तो उनका भी मजबूरी है ईपीसी का, वो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर जब लेता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो सब एक्सेप्ट कर लेता है। अभी ये क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्टर के पास ये लेबर फोर्स, पूरा का पूरा लेबर फोर्स उसका नहीं होता है, वो भी थोड़ा लेबर फोर्स जो मेन लोग है वो खुद अपने पास रखता है, वो भी बाद में पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करता है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है? पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स में शॉर्ट में आपको समझाने के लिए बोलता हूँ। पेटी कॉन्ट्रैक्टर मतलब छोटे मोटे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर, जो एक पेटी में उसका सामान रह जाए, जितने टूल्स टैकल उसके रह लिए, उससे एक 10 15 20 25 50 आदमी का ग्रुप काम कर सके, उसको पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो वो भी उसके साथ ये जो टर्म्स कंडीशंस लिखे रहते हैं, ईपीसी ने उसके पास सेम टू सेम टर्म्स कंडीशन सब क्लॉजेस के साथ उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है। तो उसको भी पता है, सबको पता है कि उसकी उतनी ताकत नहीं है कि ये सब हैंडल करे, लेकिन मैन पावर अरेंज कर सकता है, वो काम भी कर सकता है। तो काम करने में, मैन पावर अरेंज करने में, ये सब में कोई इशू नहीं आता है। लेकिन जब ऐसी कैलमिलिटीज आती है तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर डाल के आखिर में उसको बोलेंगे भाई गवर्नमेंट ने बोला है इनका सैलरी देना है तो आप सैलरी दो। अभी ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर सैलरी कहाँ से देगा, क्योंकि वो भी छोटा ही आदमी होता है, वो सैलरी देने को जाएगा तो उसके पास शायद घर बार भी नहीं होगा खुद का, वो घर बार भी पूरा बेच देगा तो सैलरी दे नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए था कि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को क्लियर गाइडलाइन देना चाहिए था, किसका जिम्मेदारी कितना है। मेन जो फाइनेंसर है उसका जिम्मेदारी 50% है, 60% है, जो भी है वो कितना करेगा, ईपीसी वाला कितना परसेंटेज उसमें बियर करेगा, कॉन्ट्रैक्टर कितना बियर करेगा, और पेटी कॉन्ट्रैक्टर अगर करना चाहे तो कितना करेगा। ऐसा होता है तो ये इन लोगों को सैलरी मिलेगी। अदरवाइज होगा क्या, वो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स, वो लेबर लोग सैलरी मांगेंगे वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर से या कॉन्ट्रैक्टर से, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा हम लोग देते हैं, और वो केसेस चलेगी उसके ऊपर, वो ईपीसी के ऊपर केस डालेगा, ईपीसी मेन के ऊपर केस चलेगा। और आपको तो मालूम है इंडिया में केस का क्या होता है, 15-15 20-20 साल या 25-25 साल केसेस का कुछ निकाल नहीं लगता है। तो अगर गवर्नमेंट इसमें डाले, ध्यान दे और प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करे, तो ये जैसा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जो प्लेन लैंड करता है, जब प्लेन लैंड करता है तो बैलेंस करके लैंड करता है, इसीलिए प्लेन में जो बैठे हुए लोग भी और प्लेन को कुछ भी हार्म नहीं होता, कितनी भी ऊंचाई से और नीचे गिरे। वैसे ही अगर इसको बैलेंस किया जाए प्रॉपरली तो सबके सब टिकेंगे। अदरवाइज ये कोई भी एक के ऊपर ये पूरा के पूरा जिम्मेदारी आएगा तो वो टूटना पक्का है। और ये साइकिल में से कोई भी, ये चेन में से कोई भी एक टूटेगा तो पूरा का पूरा प्लेन जैसा क्रैश होता है। अगर प्लेन का सिर्फ एक पहिए के ऊपर आप प्लेन लैंड करने को जाओगे, एक चक्के के ऊपर, तो पूरा क्रैश होगा प्लेन और उसमें से सब लोग मरेंगे। तो इसी तरह इसमें से कोई भी एक जन के ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो वो क्रैश हो जाएगा और पूरा चेन को डिस्टर्ब करेगा। और चेन को डिस्टर्ब होता है तो नुकसान कैसा है बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर के पास उसके परमानेंट 200-300 आदमी होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, उनकी नौकरी जाएगी। देन लेबर्स की जो भले उसको 1 महीने का सैलरी मिले, लेकिन आगे में उसको काफी दिनों का सैलरी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो लोग डिस्टर्ब रहेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स को, बाकी कॉन्ट्रैक्टर को सेटल होने में टाइम जाएगा, या होगा भी, कुछ लोग हो भी नहीं पाएंगे सेटल। तो उनका जो लॉसेस है वो बहुत बड़ा लॉसेस है। तो ये लॉसेस को अपने को अवॉइड करना है। प्लस उससे बड़ा लॉस, जैसे कि यही कॉन्ट्रैक्टर्स हम लोग इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर्स फॉरेन में भी कॉम्पीट करते हैं। तो फॉरेन में ज़्यादातर कंपटीशन चाइनीज़ के साथ होती है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने तो ऐसा लॉ लाया नहीं था, तो चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स को ये सब लाइबिलिटी लाइन आई नहीं की इसके ऊपर, तो वो तो ताकतवर रहेंगे। तो जब भी फॉरेन बिडिंग में, फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, तब इंडियन कंपनीज की कोई कोशिश, ताकत नहीं रहेगी उसको कॉम्पीट करने की। तो वो क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि शुरू में कोई पैसे नहीं देता है। शुरू में 1-2 महीने का खर्चा खुद उठाना पड़ता है। जब ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ के टूट गए होंगे तो नेचुरली पोजीशन में नहीं रहेंगे कि फॉरेन का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले सके। और फॉरेन का कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं लेगा तो वो अपने इंडिया के लेबर को फॉरेन में नहीं लेके जा सकेंगे, उसकी जगह चाइना के लेबर जाएंगे, तो पूरा का पूरा पैसा भी चाइना में जाएगा। इंडियन कंपनीज को फॉरेन का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो पूरा का पूरा पैसा इंडिया में आएगा। तो मेरा गवर्नमेंट को आखिर में यही गुजारिश है, सबका भला हो उसी के हिसाब से इंटरवेन करे और इसका क्लेरिफाई करे कि किसका कितना जिम्मेदारी है, किसको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये सैलरी का लोड किसने कितना लेना है, तो वर्कर्स को एक्चुअली सैलरी भी मिलेगी, वर्कर्स भी खुश होंगे और बाकी लोगों के ऊपर लोड नहीं आएगा, प्रॉपर लैंडिंग होगा और ये इशू जो आगे में और बढ़ सकता है वो बढ़ेगा नहीं और इंडियन इकोनॉमी को भी बड़ा फटका नहीं बैठेगा और एसएमई सेक्टर, ये जो सभी कॉन्ट्रैक्टर एसएमई सेक्टर में आते हैं उनको भी असर नहीं होगा, ईपीसी को भी असर नहीं होगा और एंड यूजर को भी असर नहीं होगा। क्योंकि आप सोचते होंगे एंड यूजर को कैसे असर होगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट डिले होता है लेबर नहीं आने की वजह से, तो एक एक महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि इन्होंने भी इंटरेस्ट से लिया होता है लोन, 1-1 लाख करोड़ का लोन है, एक महीने का ही इंटरेस्ट में ये सैलरी का अमाउंट उससे कम है, तो एक महीने उतना भी डिले हो जाता है। तो ये डिले अवॉइड करना है और सबका विन विन सिचुएशन करना है, तो गवर्नमेंट शुड इंटरवेन एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऐसी मेरी राय है, मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूँ और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनकी भी राय जानना चाहूँगा, व्हाट इज देयर से ऑन इट। थैंक यू।